आज हमारे साथ देश के प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल कुमार साहब, आप जानते हैं कि देश में जो बड़े काम हुए हैं 2014 से 2019 के बाद, खासतौर से दिल्ली के लाल किले के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बना है, उसके पीछे पूरा कंसेप्ट और उसको धरातल पे उतारने का काम प्रोफेसर कपिल कुमार को भारत सरकार ने दिया, जो उन्होंने बड़ा बाखूबी किया है। हाल में भारत सरकार ने उनको 3 मूर्ति के अंदर जो देश के अलग अलग प्रधानमंत्री हैं उनका म्यूजियम बनाने में शुरू के 5 प्रधानमंत्रियों का काम दिया है। उसको भी प्रोफेसर कपिल कुमार बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप इग्नो से रिटायर हुए हैं और इतिहास के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक दशा और दिशा के ऊपर अपने बातों को बेबाकी से रखते हैं। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर कपिल कुमार के पास इतनी सारी जिम्मेदारी के बावजूद भी उन्होंने मेरी दावत कबूल की और आज जो विषय हमने चुना है वो ये है। यूं तो पूरे देश को पता है कि साहब, इजराइल और हमास के बीच में जो पिछले कई दिन से 11 दिन से जो युद्ध चल रहा था, वो आज सुना है 10 घंटे या 11 घंटे पहले मिस्र की मध्यस्थता के बाद सीज फायर हो गया है। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जो समय समय पे दुनिया देखती रही है, ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि इजराइल और हमास और ये जो पीएलओ की शक्ल में है वहां गाजा पट्टी का, ये पहली बार हुआ है। और ये होता है, फिर उसके बाद में सीज फायर हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसको समझने के लिए खासतौर से मैंने प्रोफेसर कपिल कुमार से रिक्वेस्ट की कि हम इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें और फिर इसका एक अंतरराष्ट्रीय क्या इस पे असर है और भारत की क्या भूमिका है और भारत पे क्या असर पड़ेगा। ये 3 बड़े मुद्दे जो हैं प्रोफेसर कपिल कुमार आज हमारे साथ साझा करेंगे। तो मैं प्रोफेसर कपिल कुमार से कहूंगा कि आप अपनी बात रखें और पहले फेज में मैं चाहता हूं कि आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो देश के लोग उससे एजुकेट हो, इस तरीके से आप रखें। प्रोफेसर कपिल कुमार, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप शुरू करें। धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई इस मौके को देने के लिए। और मुझे मालूम है कि आपके साथ आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कुछ विषय भी ऐसा है। सीज फायर हो गया कल जी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी इंसान की जो जिंदगी है वो युद्ध में नहीं जानी चाहिए। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ ऐतिहासिक है, कुछ वर्तमान के हैं और कुछ आगे के। इन 3 परिप्रेक्ष्य में मैं इस चीज पे जी बोलना चाहूंगा। जरूर, क्योंकि जिस तरीके से ये अराजकतावादी या जो ये कहिए कि विश्व के अंदर एक नए जो समीकरण बन के आ रहे हैं और जिस तरीके से इस पैलेस्टाइन के प्रश्न को भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है कि ये एक सिर्फ इस्लामिक लोगों पे अत्याचार है, यहूदियों का, उन्होंने उनकी जमीन जबरदस्ती कब्जा ली है, वहां पे बच्चों को मारा जाता है, इस तरीके के जो चीजें बनाई गई। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से रखी जाती है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि सिर्फ एक तरफा डायलॉग जो है कर दिया जाए, कि एक तरफ की बात कह दी जाए और दूसरी तरफ की बात छुपा दी जाए। मैं इजरायली नहीं हूं, मेरा कोई इजराइल से वो नहीं है, लेकिन एक ऐतिहासिक दृष्टि से, इतिहासकार के तौर पे मेरा ये उद्देश्य बन जाता है कि मैं एक सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को रख सकूं। सवाल उठता है जो प्रस्तुत किया जाता है कि पैलेस्टीनियन सारे इस्लाम को मानने वाले हैं और इनको निकाल के खदेड़ करके यहूदियों ने अपना वहां पे राज बना दिया, या इंग्लैंड वालों ने उनका राज बनवा दिया।
क्या पैलेस्टीन का इतिहास 1947 से शुरू होता है? क्या उससे पहले पैलेस्टीन नहीं था? क्या ये प्रदेश पहले दुनिया में नहीं थे? जो 1947 में ये हो गया कि खदेड़ करके ये कहा गया कि यहूदियों ने इनको और अपना वो बना लिया। और यहां एक प्रश्न और पूछूंगा कि क्या दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम के मानने वालों को ये अधिकार है कि वो जिसको चाहे जिस प्रदेश जाकर के खदेड़ के बाहर निकाल दे, जहां मर्जी जाए वहां जाके तलवारों से लोगों को मार दे, काट दे कि या तो तुम परिवर्तित हो जाओ हमारे धर्म में और नहीं इन इलाकों से बाहर निकल जाओ, या तुम्हें यहां जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? ये पट्टा कहां से आ गया भैया लिख करके? उसको कोई नहीं देखता, उस पर कोई नजर नहीं डालता। आज भी अगर लड़ाई मान लीजिए पैलेस्टीन एक प्रदेश की और एक सरकार इजराइल की लड़ाई है, तो उसमें इस तरीके की बातें कहना कि जो सिर काट के आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि, आपकी आवाज कट रही थी अभी। आ गई? अब आ गई प्लीज। हाँ, वो नहीं, बीच में कुछ हुआ था 1 सेकंड का। तो जी जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि तमाम इतिहास मौजूद है कि जेरूसलम और इसके पास का जो इलाका है, यहाँ पे सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था लोगों का? जो राष्ट्रियनिज्म था, यहूदी थे। तमाम वो रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर चलते रहे। उसके बाद में क्रिश्चियनिटी आई यहां पे। इस्लाम कब आया? कभी किसी ने दुनिया में यह सवाल उठाया है कि इस्लाम के आने से पहले जो धर्म थे, जो सभ्यताएं थी, उनको क्या इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं? इस्लाम तो बहुत बाद में आया। और जिस प्रदेश में इस्लाम गया वेस्ट एशिया के अंदर, मुझे ये बताइए कि इस्लाम के आने से पहले वहां पे कौन कौन से धर्म थे? बौद्ध धर्म था वहां पे, हिंदू धर्म था वहां पे, याजदी धर्म था वहां पे, जो राष्ट्रीयन थे वहां पे। उन सबको मारने का, कत्ल करने का, उनको हटाने का पूरा अधिकार है, उनको वहां से निकालने का अधिकार है। लेकिन जिस घर को आपने कब्जा लिया, मैं किसी के घर में घुस जाऊं, उन घर वालों को बाहर निकाल दूं या उन घर वालों को मार दूं और घर को कब्जा के अपना बोर्ड लगा लूं और फिर दुनिया के आगे रोऊं कि ये तो मेरा घर है, मेरा घर है। इस घर पे कोई दूसरा वापस क्यों आ रहा है अपना घर वापस लेने के लिए या उसमें अपना कमरा बनाने के लिए? विक्टिम कार्ड। पूरे पैलेस्टीन को आप देखिए, क्या पैलेस्टीन सिर्फ गाजा पट्टी है 40 किलोमीटर की? सीरिया क्या है? लेबनान क्या है? इराक के कुछ हिस्से क्या हैं? इजिप्ट के कुछ हिस्से क्या हैं? क्या ये सारे पैलेस्टाइन का हिस्सा नहीं थे? लेकिन इजिप्ट को अधिकार है वो पैलेस्टाइन के जितने मर्जी हिस्से पे कब्जा कर ले, लेबनान को अधिकार है वो हिस्सा कर ले, सीरिया को अधिकार है वो हिस्सा कर ले। टर्की ने क्या किया था? बेजेंटाइन एम्पायर के बाद में और ऑटोमन एम्पायर तक टर्की ने क्या किया था? ये हिस्से टर्की के कहां से हो गए थे पैलेस्टाइन के, जो ऑटोमन एम्पायर बन गया था यहां पे आकर के? तो ये अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां होती रही और ये आपस में ही क्यों लड़ते मरते रहे वहां पे? जब टर्की का आ गया वहां पे, ऑटोमन एम्पायर बन गया, तो दूसरे खलीफाओं ने इन इलाकों के या दूसरे जो इनके वो सरदार होते थे, ट्राइबल सरदार, इस्लाम कबूल करने के बाद में भी आपस में ही क्यों लड़ते रहे हैं वहां पे, अगर पूरा पैलेस्टाइन एक था तो? ये भ्रांतियां जो हैं आम जनता से जानी चाहिए कि इस तरीके का कोई एक वो था और उसमें इस तरीके से किसी दूसरे ने कब्जा करना। यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया, भारत तक ने शरण दी है यहूदियों को। जब वहां से निकाला गया है, भारत तक में आकर के बसे हैं यहूदी। वो चीन में आज भी सिनेमा मौजूद है वहां पे,
आज तक बसते हैं आकर के भारत के, लेकिन यहूदियों को क्यों अधिकार नहीं? और उसके पीछे और भी कारण है, बहुत बड़ा जो आज भी होता है विश्व की राजनीति में, वो कारण है जो आज बड़ा मल्टीनेशनल करता है। यहूदी एक अच्छे व्यापारी थे, और ये उस समय का सवाल है जब अरब के व्यापारी अपना वर्चस्व दुनिया के व्यापार के ऊपर जमाना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश में इस एंगल को कोई नहीं सोचता कि समस्या बनी क्यों। ये बहुत ही फर्टाइल इलाके थे इन इलाकों के अंदर। तो एक एक करके आप जो दूसरे व्यापारी हैं उनको बाहर कर दीजिए, दूसरे धर्म का नाम दे दीजिए, आप उनको बाहर कर दीजिए, उनको वहां से लेकर। और उसके बाद में आप ये कहिए हमारा इलाका है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध दौरान क्या हुआ वहां पे, और 47-48 में भी एक सेक्शन पूरा पैलेस्टीन का जो है वो इनके साथ नहीं खड़ा था, इन पैलेस्टीनियों के साथ वो युद्ध नहीं चाहता था। एक फॉर्डर की तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे एक लुई फिशर की एक याद आती है। उसने वो किताब लिखी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, द ग्रेट वॉर, और उसने उसमें पहला सेंटेंस ये लिखा था कि वॉर इज पॉलिटिक्स स्टेन्ड विद ब्लड। बिफोर द वॉर इट इज फॉट बाय पॉलिटिशियंस, एंड व्हेन द पॉलिटिशियंस फेल आर्म्ड men टेक देयर पोजीशन। युद्ध जो है ये वाकई युद्ध है राजनीतिज्ञों के बीच में, और जब राजनीतिज्ञ फेल कर जाते हैं तो उनकी जगह सिपाही आ जाते हैं। आज उस परिभाषा को भी चेंज करना पड़ेगा। आज की जो युद्ध है, आज का युद्ध, द वॉर इज नाउ टुडे नॉट फॉट बिटवीन पॉलिटिशियंस। Today the war is fought between nationalists and terrorists. आज वो जगह टेररिस्ट है। Very well said. Very well said, प्रोफेसर कपिल कुमार। Very well said. टेररिस्ट जो हैं उनको आप लाख समझाते रहिए, सरेंडर कर दो, बच्चे हो, इनोसेंट हो, ये हो, वो हो। आज वो टेररिस्ट जो है वो एक टेरर की मानसिकता के साथ में जो उपजे हैं उन फैक्ट्रियों से, जिन फैक्ट्रियों में टेररिस्टों का निर्माण किया जाता है, जहां उन्हें फाइनेंस किया जाता है, आज युद्ध उन टेररिस्टों और जो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लगे हुए हैं उनके बीच है। ये एक और इजराइल वाली स्थिति को मैं आज ही सोच रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, और मैं उसकी तुलना कर रहा था अपने मेरठ शहर के किसी इंसिडेंट से कि एक आदमी ने अपने पड़ोसी के घर पे खूब पत्थर फेंक दिए 3-4, और जब पड़ोसी ने बाहर निकल के उसकी धुनाई कर दी तब वो चिल्ला के थाने में जा रहा है और चिल्ला के किसी पे जा रहा है कि भैया मुझे बताओ, मुझे पड़ोसी मार रहा है। तो तुम इजराइल के ऊपर 1000 रॉकेट दागोगे, और जब इजराइल ने तुम्हारी ठुकाई कर दी तो साहब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल भी आ जाएगी, यूएन की जनरल असेंबली बुलाने की बात भी आ जाएगी, विश्व के धड़े भी बन जाएंगे, नहीं ओआईसी भी आ जाएगी। मैं बता रहा हूं ना। तो एक बड़ा अच्छा रास्ता इनको मिल गया है ये, है कि ये करो जैसे हमारे यहाँ होता है, कश्मीर में जैसे हमारे यहाँ होता है। टेररिस्ट हमला करते हैं, हाँ, और जब पकड़े गए या मारे गए तो ह्यूमन राइट वाले आ जाते हैं। जी 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 जी। एनकाउंटर होगा तो कहेंगे फेक एनकाउंटर है। मैंने तो एक बार हंस के कहा था, मैं कहा एक स्पेशल मोबाइल कोर्ट बना दिया जाए, हेलीकॉप्टर में जजेस को बिठा दिया जाए, और जहां पे टेररिस्ट हमला करे पहले वहां इन जजेस को उतारे और ये वहां पे जजमेंट दे कि हाँ ये वाकई में टेररिस्ट है, इसको मारो, तब उसका एनकाउंटर करना। देखता हूँ एक भी जज घर से बाहर निकल के आ सके, और एक भी इनका यूनियन ह्यूमन राइट्स वाला वकील बाहर निकल करके आ सके। बहुत आसान तरीके पूरे उसको करना। मुझे एक बात बताइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के इसी इलाके के अंदर आईसीएस ने क्या नहीं किया? यहूदियों तो छोड़िए, वो बेचारे याजदी
जो किसी को कुछ नहीं कहते, शांतिपूर्वक कौम है, उनका कत्लेआम ही नहीं किया। उनकी औरतों को नंगा कर करके, गुलाम बना करके बाजारों के अंदर बेचा गया। उस समय कहां थे ये टर्की और ये पाकिस्तान और ये चाइना और ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल वाले? सर, इसी में आपकी बात में एक बात जोड़ देता हूं। आप 71 के बांग्लादेश वॉर में जो पाकिस्तान का जनरल था टिक्का खान, उनकी आर्मी ने कि 3 लाख बंगाली औरतों के साथ ये कह के रेप किया। इट वाज ए फेमस स्टेटमेंट ऑफ टिक्का खान कि मैं बंगाली की कोख से। हाँ, तो अब आप सोचिए कि ये जस्टिफाई थी, वर्दी वालों ने ये किया है। मैं पुष्पेंद्र इस पे आ रहा था। आई एग्री, प्लीज मैं इस पे आ रहा था क्योंकि जो मैंने नए समीकरणों की बात की है। जी जी जी। देखिए, बलोच मुसलमान को मारने में पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं, अफगान मुसलमान को मारने में उसे कोई तकलीफ नहीं, बंगाली मुसलमान को मारने में उसे कोई तकलीफ नहीं, कश्मीरी मुसलमान को मारने में उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जहां चीन उल्गार मुसलमानों को मारता है, वहां वो पूरा शांत। टर्की भी शांत है, ISIS भी शांत है, इंडोनेशिया भी शांत है। पूरा ऑयल का ये जो इनका संगठन है कितना 56-57 का OIC पूरा शांत है। OIC वो भी पूरा शांत है। क्या किसी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ ने इसका विश्लेषण किया कि ये क्यों है, ये क्यों हो रहा है? कि पैलेस्टीन में तो मुसलमानों को मार दिया इजराइल ने, लेकिन उल्गार्स का जो पूरी नस्ल बदल रहा है चीन, वो मुसलमान नहीं है। इसका विश्लेषण होना चाहिए और इसके 2 कारण है, मैं आपको बता। मैं कहते कहते थक गया हूं एक बात को भारत के अंदर कि मेरे भाइयों, भारत के मुसलमानों, तुम्हारी आइडेंटिटी भारत से जुड़ी हुई है। तुम हज पे भी जाते हो ना, तो तुम्हें इंडियन मुस्लिम बताया जाता है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, तुम्हें इंडियन मुस्लिम ही बताया जाएगा। और जो टर्की वाले हैं, जो सऊदी अरेबिया वाले हैं, वो इनको बहुत वैसी नजर से देखते हैं। वो तो शेख साहब है, वो तो पठान साहब है, ये कहां से आ गए? आप भूल गए गदर के दौरान हर भारत के उस राष्ट्रवादी मुसलमान क्रांतिकारी के लिए जिसने अंग्रेज के खिलाफ तलवार उठाई थी, ये कहा था ये बदमाश बदजात है। ये तो सर सैयद ने कहा था। सर सैयद का ही बता रहा हूं। जी जी जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक है। और ओरिएंटल कॉलेज जब बना तो ये कहा था कि दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्केवालास। जी जी जी, जो पॉलिसी आज भी अलीगढ़ में है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो एडमिशन के अंदर और ना ही अपॉइंटमेंट्स के अंदर किसी प्रकार का रिजर्वेशन है। और ये बात करते हैं दलित मुस्लिम अलायंस, जय भीम जय मीम की बात चलती है वहां। अच्छा, अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मैं बताऊंगा आपको कि देखिए, ये जो पाश्चात्य ताकतें हैं ना, इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और वो सब बनाने के चक्कर में ये हमेशा एक भूल करते हैं। अपने आप को ये बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट मानते हैं। नेपोलियन ने शायद 1812 है या 1811 है, उस समय ये कहा था, चाइना इज ए स्लीपिंग ड्रैगन, डोंट वेक हर अप, अदरवाइज शी विल शेक द वर्ल्ड।
एक सोता हुआ ड्रैगन है चाइना, इसे उठाओ मत, जगाओ मत, ये दुनिया को हिला देगा। और इन लोगों ने करीबन 100 साल तक सारी यूरोपीय ताकतों ने मिलकर के चीन का शोषण किया। अमेरिकन पॉलिसी थी एवरीवन मस्ट हैव एन इक्वल शेयर इन द चाइनीज वाटरमेलन। चीन के तरबूज में सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब 49 आता है और 49 के अंदर ये जो माओ को बताते हैं ये कम्युनिस्ट था और माओइस्ट था, फलाना था, कुछ नहीं था। माओ एक वारलॉर्ड था चाइना का, जिसने चाइना को कब्जा के और चाइना को आयरन कर्टन में ले जाके 30 साल तक चाइना की ऐसी तैयारी की कि चाइना जो है विश्व पे हावी हो जाए। सबसे पहले उसने अपने बॉर्डर सिक्योर किए थे, अपने सारे पड़ोसियों की। नहीं तो चीन की जमीन क्या थी? चीन की जमीन तो उसकी वो दीवार के अंदर थी। उसके बाद चीन क्या था? उसके बाद इन वेस्टर्न पावर्स ने क्या किया कि यूएसएसआर को डाउन करने के लिए इन्होंने चीन को ऊपर चढ़ाया। और इस चीन को ऊपर चढ़ाने में इन लोगों ने सारे मल्टीनेशनल चीन में पहुंच गए, क्योंकि साहब लेबर बड़ी सस्ती है, वहां पे नहीं होगा। वहां नहीं होती क्योंकि लेबर का कोई अधिकार नहीं, तो हमारी तो प्रोटेक्शन खूब आएगी, हमारा प्रॉफिट खूब आएगा। और इन्होंने चाइना को एक इकोनॉमिक पावर भी बनाया। और चाइनीज दिमाग बहुत तेज है। चाइना ने ये समझ लिया था कि रूस ने सबसे बड़ी बेवकूफी की थी जो ये कहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी बना के मैं क्रांति कराऊंगा दूसरे देशों के। और उसमें रूस डूब गया अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले चीनियों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और उसको मजबूत करने के साथ साथ डिफेंस को मजबूत किया। हमारे यहाँ कई बेवकूफ है ना जो कहते हैं कि डिफेंस पे खर्च कर रहे हो, अर्थव्यवस्था पे नहीं कर रहे। अरे मुझे दुनिया में एक अर्थव्यवस्था ऐसी दिखा दे जो सशक्त अर्थव्यवस्था बनी है बिना अपनी सुरक्षा के बचाए हुए और बिना अपनी सुरक्षा पे खर्च किए हुए। एक दिखा दे। जो लेफ्टिस्ट और ये सरकारी कांग्रेस वाले इतिहासकार और ये बोलते हैं। ये मजबूत करने के बाद चीन ने कल्चरल इंपीरियलिज्म शुरू किया, घेरना शुरू किया सब जगह। कहीं कंफ्यूशियस सेंटर बना रहा है, कहीं वो इन्हें ये एजुकेशन में लिबरलाइजेशन कर दिया था तो वहां पे चेयर्स बना दी, तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर पैसा दिया। ये वही चेयर्स हैं जिन पे आज हिंदुस्तान के सारे अलगतावादियों को भाषण देने को बुलाया गया दुनिया के साथ। और इसके अंदर चीन ने अपने एलाइज ढूंढने शुरू, साइकोलॉजिकल स्टडी की, टर्की को ऊपर चढ़ाया। अरे तुम तो ऑटोमन एम्पायर थे इधर के हम चाइनीज एम्पायर थे, आप उधर के ऑटोमन एम्पायर थे, हम चाइना ने तो अपना मिंग एम्पायर बना लिया पूरा का पूरा। तुम ऑटोमन वाले कहाँ हो भाई? टर्की साहब उठ के खड़े हो गए। और दूसरा तो गुलाम बना ही रखा है पाकिस्तान, कटोरा खान साहब को। तो इनको एक नया वो दिया कि तुम लोग इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप संभालो। तो ये टर्की और ये मिलकर इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप संभालने में लग गए। चाइना साहब इनको सपोर्ट करने में लग गए। और ये बात आपने अभी नहीं, आपने तब भी देखी होगी जब ये आर्मीनिया और अजरबैजान वाला क्राइसिस अभी कुछ महीने पहले। जी 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 तब आपने इनका रोल देख लिया था, तब इनका रोल किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब फिर इनका रोल क्या? तो ये रोल इनका जो है, इनका कोई अप्रेम हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं अपने धर्म के लोगों से क्यों नहीं हो सकता। अब एक बात भूल गए कि 47 के अंदर जिन्ना शेख आ गया था कि भाई ये जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं या उन इलाकों में मुसलमान हैं जो पाकिस्तान नहीं गए, उनका क्या होगा? अगर वो मर गए तो क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं होगा, वो तो उनकी कुर्बानी हो जाएगी इस्लाम का पाकिस्तान बनवाने के। तो इनके उसमें ह्यूमन जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अभी भी आप देखिए ना, जो टेररिस्ट भेजे जाते हैं, क्या 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 भेजा जाता है। जीत गए तो गजवा हो जाएगा,
और अगर मर गए तुम तो तुम्हें 72 उरे मिल जाएगी, शहीद हो जाओगे। तो जहां बेसिक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ना हो, उससे आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो ह्यूमन लाइफ की वजह से अल्लाह बचा रहा है। नहीं। कहा था ये टर्की जो आपने कहा कि टिक्का खान बांग्लादेश के अंदर जब मुस्लिम बंगाली औरतों का रेप करवा रहा था वहां पे और उनको कत्ल कर रहा था, तब टर्की कहां था? अगर इन्हें इस्लाम की खबर थी तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग वाले कहां थे? कंट्रीज का पूरा संगठन उस समय कहां थे? और जो मैंने आज कहा कि आज भी कहां है ये बुल्गार के साथ जो हो रहा? और अगर इतनी बड़ी चिंता है इनकी, तो ये क्यों नहीं कहते भाई कि कभी के बाढ़ में मुसलमान मर रहा है तो हमें वहां कुछ मदद करनी चाहिए, या कोविड में मुसलमान मर रहा है वहां मदद करनी चाहिए? मदद वही करनी है जहां बंदूक लेकर के खड़ा हो रहा है, या बंदूक हाथ में दी जानी चाहिए। तो ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर चीन और इन लोगों के बीच में अपना का डिवीजन हो। आ रही है? नहीं, अब आई, आवाज आ रही है? अब आई सर, अब आई, बीच में चली, पता नहीं क्यों बीच में हो रहा है बीच में। तो अपने अपने इन्होंने धड़े और अपने अपने एरिया बनाए, और इसका एक सबसे बड़ा सबूत मैं आपको और देता हूं। हिंदुस्तान में तो ये कह दिया जाता है कि साहब वो हिंदू टेरर है और हिंदू मार रहा है, और साहब वो ये डर लगता है, ये रहने की जगह नहीं है। भैया फ्रांस में तुम्हें कौन मार रहा है? फ्रांस में तो हिंदू नहीं है, वहां तुम्हें कौन मार रहा है? नॉर्वे में तुम्हें कौन मार रहा है? जर्मनी में तुम्हें कौन मार रहा है? अमेरिका में तुम्हें कौन मार रहा है? अमेरिका में तुम्हें कौन मार रहा है? और हर जगह आप देखिए विश्व के अंदर ये जो एक प्री प्लान सेटअप हुआ है, ये हिस्टोरिकल देखने से, डॉक्यूमेंट्स देखने से ना, जब हम कई बार वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती थी और कैसे षड्यंत्र होते थे और कैसे वो होते थे या कैसे युद्ध छेड़े जाते थे, वही रॉयटिंग दिल्ली में होती है। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम बना के होती है, अमेरिका के अंदर ब्लैक और व्हाइट बना के होती है। और दोनों जगह पे शामिल कौन है? कि जितने अराजकतावादी और अपने आप को लेफ्टिस्ट और ये कहने वाले हैं, हर जगह ये संगठन शामिल है, क्योंकि इनका काम ही अराजकता फैलाना। एक का अराजकता फैलाना, जो बार बार लोग ये कहते हैं कि मैं कई बार कही है इस बात को, मैं आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। का उद्देश्य, सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। नेविगेटिंग प्रॉब्लम इज बाय एन अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेशनल कनेक्शन तो ठीक चल रहा है। तो राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि आप अपनी बात पूरी कह पाए, इसलिए इंटरनेट को बार बार छोड़ देती है। और एक और बात कह रहा हूँ, लाइटर रोड सर, बार बार आप एक बात कह रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ है वेबिनार के अंदर। नहीं, बट मैं एक और बात वेबिनार पे बीच में आके वेबिनार पे मेरे गालियां निकाली गई, वो सब किया गया, कई बार हुआ। कोई बात नहीं सर, वो गाली सीखी उन्होंने, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि भाई चाइना के ऊपर जब कुछ होता है तो टर्की और पाकिस्तान वगैरह नहीं बोलते। अरे बेसिक प्रॉब्लम समझे सर, वो अभी चाइनीज सीख रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? उसके बाद कहेंगे, जब चाइनीज आ जाएगी फिर उसके बाद करेंगे। इनके पास लैंग्वेज देने वाला कौन है? वहां कोई कम्युनिकेटर तो है नहीं इन बेचारों के पास में।
मैं जो लेफ्टिस्टों को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने एक छोटी लघु कथा लिखी थी नंदीग्राम के ऊपर। जी जी जी। एक नया कम्युनिस्ट बना था बेचारा जवान लड़का, उसने जब नंदीग्राम में किसानों का कत्लेआम देखा तो गया भागता हुआ पुराने कामरेड के पास कि कामरेड ये क्या हो रहा है, ये गरीब किसान की जमीन छीन के आप पूंजीपति को दे रहे हो। तो उसने पूछा भाई कितने दिन से कम्युनिस्ट बना है? जी अभी साल 2 साल में। बोले तुम अभी मार्क्सवाद नहीं समझ पाओगे। बोले जी आप समझा दो दोबारा। बोले देखो ये जो किसान है ना, ये बड़ी रेट्रोग्रेड क्लास है, इसीलिए स्टालिन ने लाखों मारे थे रूस के अंदर। क्रांति जो है वो तो मजदूर से आती है, इसलिए हम इस किसान की जमीन छीन के पूंजीपति को दे रहे हैं। वो यहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री लगाने के बाद यहाँ पे श्रमिक पैदा होगा, फिर उस श्रमिक को मार्क्सवाद हम पढ़ाएंगे और फिर हम क्रांति लाएंगे। ये इनका लॉजिक है हर जगह। और देखिए राष्ट्रवाद इनके लिए मूलभूत कॉन्सेप्ट, राष्ट्रवाद से इनका कोई, इनका काम है सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करना, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। और मुझे एक कम्युनिस्ट राष्ट्र दिखा दीजिए तो बड़ी हंसी आती है जब ये हमारे सीपीआई सीपीएम के प्रवक्ता बैठ के टीवी पे आजादी आजादी स्वतंत्रता ये सब बोलते हैं। मुझे एक कम्युनिस्ट राष्ट्र दिखा दीजिए जिसपे वहां की जनता को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता हो। एक कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं, चाइना में तो आजीवन के लिए प्रेसिडेंट बन गया वो सर, वह कौन सी वो है टाइनमेन स्क्वायर, सबने देखा है। तो राजतंत्र से भी बुरा है भैया, राजा भी बुढ़ा हो जाता था तो अपने बेटे को बिठा देता था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये कम्युनिज्म है, इसे ये कम्युनिज्म बोलते हैं। ये सर आपने कम्युनिज्म की बात की, इसमें एक लाइन आपसे और मैं चाहता हूं कि हम जब पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को देखते हैं तो समझ में आता है, लेकिन कम्युनिज्म का एक अजब किस्म का गठजोड़ है जो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। आप देखिए कि जब तालिबान का मामला हुआ तो पूरे के पूरे तालिबान को रशिया के खिलाफ कहा गया कि ये तो सुर्ख झंडे के हैं और ये तो दहरिये लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्लासिक है, जिहादी और वामपंथियों का इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि यहाँ का एक भी जिहादी मुसलमान इन कम्युनिस्टों से ये नहीं कहता है, सीताराम येचुरी से या प्रकाश कारत से, कि भाई चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मोदी के दौर में मुसलमानों को ये हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है, लेकिन वहां नहीं कहते। ये एक बड़ा क्लासिक गठजोड़ है। और एक लड़ाई लड़ता है मैदान में और दूसरा शाम को टेलीविजन में, वो जो चोपड़ा साहब हैं जो बेसिकली आर्ट क्रिटिक हुआ करते थे, हमारे पुराने दोस्त हैं, वो शाम को उसको डिफेंड करते हैं। तो ये तो बड़ा जबरदस्त है कि तुम मैदान में दंगा करो और हम शाम को तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे इंटेलेक्चुअली। नहीं पुष्पेंद्र जी, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है जो मैं बता रहा हूं ना कि नए अलायंस समझ हुए, ये इनका एक अलायंस है और दोनों का अलायंस उद्देश्य एक है। आपको मालूम है 47 के अंदर 3 कम्युनिस्टों को भेजा था पाकिस्तान इन्होंने, कि अशरफ भी थे उसमें, पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी बनवाने के लिए। और जिन्ना और लियाकत ने पकड़ के बंद कर दिया था और फांसी की सजा सुना दी थी। तब ये नेहरू पे रोते हुए गए थे और नेहरू ने उन्हें छुटवाया था और फिर यहां बुला करके नौकरियां दी थी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक एक वर्ड देके, एक एक एविडेंस देके, इनके डॉक्यूमेंटेशन देके मैं प्रूव करूंगा, क्यों मुझसे ज्यादा कौन जानता है। 21 साल में रहा हूं, मुझसे ज्यादा कौन जानता। और इसीलिए मैं एनिमी नंबर 1 हूं, क्योंकि मैंने पहचाना है। करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, और एक चीज मैं और बता दूं आपको, आज कम्युनिस्ट मूवमेंट का गरीब से, मजदूर से, किसी उससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये गरीब का और मजदूर का सरकार होती तो चीन के अंदर मजदूरों का ये हाल ना होता, उद्योगों में भी और उनकी खदानों में भी, जिस चीन को इन्होंने अभी छुपा के रखा हुआ है दुनिया से। अभी तो सिर्फ अपना ईस्टर्न कोस्ट खोला है ना उन्होंने, जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न चाइना है उसको नहीं खोला है अभी दुनिया के लिए।
तो इनका मजदूर से कोई लेना देना नहीं है, जिस तरीके से आज इन भारत के कम्युनिस्टों का मजदूर से कोई लेना देना नहीं। ये हमेशा खेती और मजदूर की बात करने वाले पंजाब का जो जमींदारा किसान है, जो खुल मंडी का आड़ती है, ये उसके आंदोलन को चला रहे हैं। क्यों? पीएफआई का क्या उद्देश्य है? आईएसआई का क्या उद्देश्य है? आईएसआईएस का क्या उद्देश्य है? भारत को तहस नहस। और ये इनका उद्देश्य, इनकी बड़ी है वो प्रसिद्ध लेनिनिस्ट स्ट्रेटेजी है, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। 2 कदम आगे चलो, 1 कदम पीछे आ, और फिर ये समझते हैं सबको कंट्रोल कर लेंगे। जैसे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ मिल गए थे ना कि आप कांग्रेस को कंट्रोल कर लेंगे, कांग्रेस को कंट्रोल कर लेंगे। फिर जनता पार्टी को बाहर से सपोर्ट किया इन्होंने आकर के, आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये इसी चक्कर में लगे रहते हैं अपने उसके, और यही ये विश्व के स्तर पे कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस दिन टर्की जो है पाकिस्तान का साथ देता है भारत के खिलाफ, उसके 4 दिन बाद हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो टर्की में अपना ऑफिस खोलती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका रिकॉर्ड कह रहा हूं। भैया क्या जरूरत थी टर्की में ऑफिस खोलने की? चीन से तो तुमने समझौता कर लिया गुप्त, वो तुम बताने को तैयार नहीं, और टर्की में जाके तुम अपना ऑफिस खोला। और इनकी इंटरनेशनल पॉलिसी तय करता है वो सैप पेट्रोडा बैठा हुआ लंदन के अंदर। तो ये एक, और देखिए पूरा, मैंने तो कल ही ट्वीट किया था, किसी ने कुछ ट्वीट की तो मैंने कहा इसका पूरा दफ्तर जो है वो जेएनयू के चुने हुए जो अराजकतावादी माने जाते थे लेफ्ट के, वो इसके पूरे दफ्तर में आज बैठे हुए। अब बात आइए इजराइल। हाँ, मैं वहीं पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आपने हिस्टोरिकल भी बताया, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जब भी इजराइल के साथ कोई कन्फ्रंटेशन होता है, और इजराइल के साथ कोई मुल्क नहीं लड़ता है, एक आतंकवादी संगठन हमास लड़ता है और दुनिया उसको सपोर्ट करती है, एक। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां हिंदुस्तान का मुसलमान जो इजराइल की सही से स्पेलिंग नहीं जानता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इजराइल के चक्कर में यहां जो भारत में राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जिनका इजराइल से हाइफा शहर से पुराना संबंध है, उसके पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं, और जिस तरह से ज्यूज की मदद की और वो गुजरात में आए, एक उनका रिश्ता है। लेकिन जिस तरीके से इजरायलियों के खिलाफ पूरे देश में मुसलमानों ने वातावरण बनाया है, जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्हें गालियां देना, इजराइल को बुरी बुरी बातें कहना, और तमाम सारे मुसलमान, यानी इंटेलेक्चुअल मुसलमान भी, और वो झोला छाप भी, और छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए भी, वो सारा मुसलमान जो है वो इस तरीके से हिंदुस्तान में वातावरण बना रहा है कि जैसे इजराइल की पॉलिसी इनके दबाव में पहले 25 साल से कभी भारत ने ओपन नहीं की, इस प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ओपन कर दी। तो ये इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? ये जो पूरा कंफ्लिक्ट होता है बार बार, और यहाँ का मुसलमान जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जाता नहीं है। हम कह रहे हैं एक तरफ की टिकट दे देते हैं, जाके गाजा पट्टी में गजक पट्टी भेजो जाकर के, लेकिन बात यह है कि ये जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ का माहौल खराब करता है। तो आपका भारत का क्या रुख होना चाहिए, और भारत पे इस किस्म के युद्ध का क्या असर होगा, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। इसके पीछे 3-4 बहुत ही अहम कारण है। एक कारण तो यह है कि सन 47 के बाद में जो एक राष्ट्रवादी डायलॉग था, उस डायलॉग को कांग्रेस ने इनके बीच में खत्म कर दिया। कांग्रेस ने भारत की किताबों के अंदर अजीमुल्लाह को नहीं पढ़ाया गया, अशफाक उल्लाह को नहीं पढ़ाया गया, वो कश्मीर का 19 साल का लड़का मकबूल शेरवानी नहीं पढ़ाया गया, जिसने 2 दिन तक पाकिस्तानियों को रोक कर रखा था, ब्रिगेडियर उस्मानी नहीं पढ़ाया गया। मैं एक मर्जी सलाम पे बोल रहा था
तो मुझे फोन आने शुरू हुए कि सर ये नाम जो आप बता रहे हैं ये तो हमने कभी सुने ही नहीं। क्या सुनते? आपको तो सिर्फ जिन्ना और लियाकत अली और सुहार वर्दी पढ़ाए जाते हैं। बादशाह का सर आवाज गई आपकी। आपकी आवाज चली गई है कपिल साहब, इसलिए बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल फ्रीज कर गया है आपका फ्रेम। मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है। लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार का गजब का कनेक्शन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते करते, इजराइल की बात करते करते उसका कनेक्शन फिर भारत का क्या है और अंतर्राष्ट्रीय मुसलमानों का क्या है और भारत के मुसलमानों का क्या है और उसमें कश्मीर, ये जो अपने वामपंथी हैं, इनका क्या गठजोड़ है। ये पूरा उस एंगल से ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ कि भारतीय लोग उस एंगल को समझ पाएंगे कि आज जो बात उन्होंने कही कि क्या वजह है कि भारत के मुसलमान इजराइल के साथ खड़े हैं, तो ये कोई आज नई बात नहीं है। हर वो आदमी जो भारत के साथ है, जो भारत को ताकत देता है, जो भारत को के लिए मददगार है, हिंदुस्तान का मुसलमान उसके खिलाफ है। जो भारत को धमका सकता है, डरा सकता है, वही चाइना जहां सुबह शाम जूते मारे जाते हैं मुसलमानों में, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, पजामा नहीं पहन सकते, उन सब को लेकर के ये होता है कि उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं बोला जाता। और बाकी ये है कि उस पे चुप रहेंगे और यहां कुछ भी बोलेंगे। देखने कुछ हो गया। जी पुष्पेंद्र जी वापस हूँ, आ गया मेरा? हाँ आ गए हेलो आ गए जी, आ गया वापस। वो बिल्कुल हाँ आ गए आप। तो हाँ मैं ये कह रहा यस था, यस यू आर बैक सर, यू आर बैक। कि कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया पॉलिसी अपनाई सन 47 के बाद में। अंग्रेजों की पॉलिसी थी भारत में डिवाइड एंड रूल, और इन्होंने पॉलिसी अपनाई रूल एंड डिवाइड। वाह वाह वाह, वेरी गुड। आप सत्ता में रही तब रह सकते हो जब आप रूल करके डिवाइड करो, रूल करो और डिवाइड करो। उनकी थी डिवाइड करो और रूल करो, इनकी थी रूल करो और फिर डिवाइड करो। वेरी गुड वेरी गुड। अब स्थिति इसके अंदर ये उत्पन्न हुई है कि एक तबका है जिस तबके ने बार बार भारत के मुसलमान को यह बताने की कोशिश की वो तो वहां है। मैं इस्लामिक कॉलेज में बोल रहा था मद्रास के अंदर, मुझे बुलाया गया था। मैं करीबन 1000-1500 जवान मुस्लिम बच्चे वहां बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा मैंने मान लिया कि वो शिक्षा का गरीबी है, रोजगार नहीं मिलता, पैसा नहीं है, जो तुम्हारे इन चारों बातों के ऊपर नेतागिरी करते हैं और जिनके कहने पे तुम वोट डालते हो, उनके कुनबों के पास इतनी जायदाद कहां से आ गई? उनके बच्चे क्यों लंदन और अमेरिका में? उनको क्या? मैं कहा जिस दिन तुमने उनकी गिरबान में हाथ डाल करके ये सवाल कर लिया, उस दिन ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। आवाज चली गई है प्रोफेसर साहब आपकी। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ऊंचे लोग मौजूद हैं जी, जिनका काम ये जो जितनी आप मनी इकोनॉमी की बात करेंगे ना और ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, जी जी,
आज मैं यूरोप से पूछूंगा कि अब चाइना को लेके तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या इरादा है। आप जितनी ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, मैं जेएनयू में लेक्चर दे रहा था, लड़की उठ के खड़ी हो गई, What are you talking of nationalism in this globalized society of the world? I am a global citizen. I am a global citizen. Very good. I am a global citizen. मैं बिल्कुल सही है। मैं फिर यहाँ क्या कर रही हूँ? एक ग्लोबल पासपोर्ट बनवाओ, एक ग्लोबल जॉब लो और जाओ किसी कॉलोनी में रहो। एक दूसरा उठ के खड़ा हो गया। What is nationalism? मुझे प्रोवोक कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया मैं बहुत अनपढ़ आदमी हूं, मुझे नेशनलिज्म की वो यूरोपियन डेफिनेशन और थ्योरी और वो सब नहीं आती। छोटी मोटी 2-3 बातें जानता हूं, एक आध तुमसे भी पूछ लूं। मैं कहा जब इटली का यूनिफिकेशन होता है, ये जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, तो वो तो सब नेशन थे, आइडियाज थे, वो थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और जब भारत एक होता है तब पूछते हो नेशनलिज्म क्या है। और अब मैं तुम्हें बताता हूं नेशनलिज्म क्या है। जहां रहते हो उसको क्या बोलते हो? बोला घर बोलते हैं। मगर तुम्हारे घर पे कोई हमला करे और तुम्हें घर से बाहर निकालने को करे तो क्या करोगे? घर को बचाओगे, लड़ोगे, या उसे गिफ्ट में घर दे दोगे, या छोड़ के भाग जाओगे? बोले नहीं बचाएंगे। तो मैंने कहा श्रीमान जी, जिस जमीन पे वो घर बना हुआ है वो राष्ट्र है, और उस जमीन को बचाना राष्ट्रवाद है। इससे आसान भाषा में मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। अरे हमारा तो देश एक ऐसा देश है जिसमें मोहल्ले से लेके और देश तक के बीच में अंतर नहीं किया गया है। आज दिल्ली में भी पूछेंगे ना हम किसी बिहारी भाई से, कहां जा रहे हो, तो कहेगा देश जा रहे हैं। देश घर भी है, देश कस्बा भी है, देश गांव भी है, देश प्रदेश भी है, और देश देश भी है। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। देखिए हिंदुस्तान में, ये मैं बताना चाहता हूं इनको, जो इजराइल और इसकी ये बात करते हैं, 3 धर्म पैदा हुए, 4, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। चारों में से किसी भी धर्म ने तलवार उठा करके भारत की सीमा से बाहर जाकर के किसी को मार के काट के अपने धर्म में परिवर्तित नहीं किया। ना बौद्ध ने, ना सिख ने, ना जैन ने, ना हिंदू ने। व्यापार भी किया, पूरा मिडल ईस्ट तक व्यापारी जो चेन थी, जो सिल्क रूट था। लेकिन हमारे व्यापारी अपने साथ में अगर पुजारी लेके भी गए तो पूजा करने के लिए लेके गए, धर्म परिवर्तित करने के लिए लेके नहीं। जो इस कोलोनाइजेशन ने किया, जो आक्रमण करके किया सिंध से, और वो सब जो शुरू होता, तो सवाल ये है कि जो इजराइल के अंदर इस्लाम के आने से पहले के धर्म थे और वो थे, उनका तो कोई अधिकार नहीं है इजराइल के, गाजा पे, पैलेस्टीन के ऊपर और इस इलाके पे इजराइल के। और जिन्होंने उसको कब्जा लिया उनका पूरा अधिकार है वहां पे, और आप चाहे जिसको मर्जी मार दो। अब आता है अपने देश का सवाल। एक ऑयल डिप्लोमेसी चली थी कि आपको मिडल ईस्ट से ऑयल खरीदना आपको चाहिए, तो आप जो है इसलिए हमेशा उनका साथ देंगे। ये को नेहरू जी का
चाचा का अपीजमेंट था बहुत बड़ा, वो नासिर के साथ मिलके जो इन्होंने शुरू किया, नासिर टीटो। बाद में वो जो 67 में जब पिटाई हुई है इजिप्ट की, आपको मालूम है 67 वाली वॉर में इजराइल से, जी 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 पूरी की पूरी, तो इन्हें वो अपीज करना है और उनको ये लगता था कि इसके ऊपर हम इंटरनेशनल उसमें बोलेंगे तो हमारी आवाज बड़ी ऊंची होगी, हमारे को भारत को बड़ी इज्जत मिलेगी। बड़े अपने आप को फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट समझते थे। तो चीन को यूएन में बिठवा दिया सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर। तो सरदार पटेल बेचारे मर गए चिट्ठियां लिखते हुए। 1949 की नवंबर की चिट्ठी देखिएगा उनकी, जो उन्होंने लिखी कि भारत के साथ क्या करने जा रहा है, जिसको वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दिया था इन्होंने। और ये जितनी कंट्रीज है ये आपका साथ देना या दे, आपने फिर की इनकी पैरवी करनी है। वहां आपने जैसर अराफत की भी पैरवी करनी है, जो हर बार पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ लड़ाई के अंदर आपके खिलाफ। मुझको एक चीज बताइए, भारत के अंदर ये कहते हैं कि पैलेस्टीन को सपोर्ट करो, मुझे एक स्टेटमेंट किसी पैलेस्टीन के लीडर का दिखा दीजिए जिसने पाकिस्तान से भारत के ऊपर आने वाले आतंकवाद का जो है आलोचना की। अगर डिप्लोमेटिक लेवल भी करनी है, डिप्लोमेसी भी करनी है, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक होता है। सर, जिसको दो अवार्ड दिए इंडिया ने यासर अराफात को, उसने नहीं कभी सपोर्ट किया। यहाँ तो मामा बना घूम रहा था वो। मैं तो बता रहा हूं ना आपको। देखिए, दिक्कत एक और हो गई है। दिक्कत ये हो गई है कि ये गांधीवाद नहीं चलेगा। आज की परिस्थितियों में अगर आपको देश को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है तो ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए गांधीवाद की जरूरत है, लेकिन देश को बचाने के लिए एक सुदर्शन चक्र की भी जरूरत है। एक बात मत भूलिए, भारत की अर्थव्यवस्था कभी कमजोर नहीं थी, बहुत पैसा था, स्वावलंबी थे। भारत ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए जाके व्यापार के लिए। नतीजा क्या हुआ कि हमले पे हमले होते चले गए, हम लुटते चले गए, हम गुलाम बनते चले गए। क्यों? क्योंकि हमने उस पैसे का 5% भी अपना डिफेंस और सेनाएं बनाने में नहीं खड़ा किया। माफ कीजिए, कई लोग मेरे इस बात पे एतराज करते हैं कि अगर 5000 पंडित थे सोमनाथ में बैठे हुए और वो अगर डंडा भी उठा के चल देते तो महमूद गजनवी की सेना को भगा सकते थे। हर चीज को भगवान भरोसे नहीं छोड़ी। तो एक अंग्रेजी कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। आज भी अगर आपको कोविड से बचना है तो आप खाली पूजा करके उससे नहीं बच सकते। आपको मास्क पहनना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। आज लकीली पिछले 5-6 साल में भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है आकर के कि आज हम अब दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे किसी के कि भाई इधर भी चाटा मार दे, इधर मार दिया तूने। आज हम ये भी नहीं करेंगे कि कोई एक चाटा मारता है तब हम उसको चाटा मारेंगे। आज हमको नीति ये अपनानी पड़ेगी कि हम इतने मजबूत हों कि या तो किसी को हमारी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत ना पड़े, और अगर कोई जरूरत करता है उस हाथ को उठाने की तो उस हाथ को हम काट के फेंक दें। हमको ये विदेश नीति लेनी। बहुत हो गया गांधीवाद। टेररिज्म नहीं था उस समय, इंटरनेशनल टेररिज्म नहीं था उस समय, और इतना बड़ा गांधीवाद था तो भाई फिर 47 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तब भी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं कि भैया अपनी सेना वापस ले जाओ, हम तो नहीं लड़ेंगे आगे कश्मीर में।
वही वही मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तो वो नजर नहीं आए कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हुए, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। तो इसका मतलब उन्हें पता था, जब पता था तो कहीं कहीं जिन्ना के सामने या नेहरू के वो तो सामने देखिए, कहीं... वो तो पुष्पेंद्र जी एक बिल्कुल अलग टॉपिक से और जाकर के एक जी सवाल जी है। जी, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं इस समय, ऐसे जी ऐसे जी, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं इस समय कि मैं आपको बता नहीं सकता, रोना आ जाता है उनको पढ़कर। और आज ही एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट मिला, फिर ट्वीट किया मैंने कि कितने लोगों को मालूम है कि जयप्रकाश नारायण जो है मणिपुर तक गए थे कि मैं सुभाष चंद्र बोस से मेरी मुलाकात हो जाएगी आईएनए को। और नतीजतन ये हुआ कि जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो लाहौर के कैद खाने में कैद रखा गया। गांधी जैसों को तो आगा खां पैलेस में रखते थे, और 21 रातों तक जयप्रकाश नारायण को सोने नहीं दिया। ही वाज इन लाहौर जेल। लाहौर जेल। पूरा निकल गया। मुझे तो एक ही चीज जी 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 जी, कही 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 कही। मैं कह रहा था पार्टीशन का तो किस दिन अलग ही मसला है। हाँ, वो तो जो बिल्कुल चीजें उस पर निकल अलग से... करके आएंगी, जो चीजें निकल के आएंगी। देखिए, मैंने एक और ट्वीट दी कि आपको मालूम है सबसे बड़ा चाटा अंग्रेजों के मुंह पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस बात का मारा था? या सोचिए, मैंने अभी लेक्चर में कुछ हिंट प्ले किया था रूल एंड डिवाइड और उस सब पे। अच्छा 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 अच्छा, देखिए, अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था डिवाइड एंड रूल पे, और सुभाष चंद्र बोस अकेला ऐसा नेता हिंदुस्तान में हुआ पैदा 1857 के बाद में जिसने सबको इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के अंदर अंग्रेजों के मुंह पे वो चाटा मारा कि हेयर इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड। कांग्रेस ने तो बंटवाया देश, वो चाटा मारा था सुभाष चंद्र बोस, जिससे अंग्रेज तिल मिला गए थे। मत भूलिए कि 47 के अंदर 45-46 में जब ये मुकदमा चला है लाल किले का, और जब पूरे देश में कम्युनल राइटिंग हो रही थी और विभाजन और पाकिस्तान की बात हो रही थी, कैसे पूरा देश खड़ा हो गया था एक होकर के। और अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे। शाहनवाज, ढिल्लो और सैगल, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सरदार, उनको तीनों को रखा था उन्होंने ट्रायल पे हिंदुस्तान की यूनिटी देखने के लिए। और सारे जगह से एक आवाज आई थी, दो नारे आए थे, लाल किले से आई आवाज, सैगल, ढिल्लो, शाहनवाज, और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, लाल किला तोड़ दो। पूरा देश खड़ा हो गया था, जिसे बाद में अपने इलेक्ट्रल गेम में लगाया इन लोगों ने, कांग्रेस ने और इन्होंने मिलकर के आपस में। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आज लोग ये सवाल सरकार को लेके कर रहे हैं और राष्ट्रवादी बहुत कर रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल के साथ आपकी नजदीकी है, इजराइल से आपका दोस्ताना है और गुजरात का खासतौर से है, और नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, और नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो ओपनली गए, वहां मिले और यहाँ तीन मूर्ति का नाम भी बदला। लेकिन तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि इजराइल को जिन लोगों ने सपोर्ट करना था वो खुल के बाहर आए। भारत क्या आज भी अपने देश के 20-25 करोड़ मुसलमानों के दबाव में इजराइल को जिस भाषा में मदद करनी चाहिए थी नहीं कर पा रहा? प्राइम मिनिस्टर के बयान के ऊपर, भारत सरकार के स्टैंड के ऊपर बहुत सारे राष्ट्रवादी सवाल उठा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस पे क्या होना चाहिए, या लोग गलत समझ रहे हैं? जी हाँ पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात यहां कहूंगा। जी जी, देखिए, बहुत सी चीजें जो होती है कूटनीति में, एक होती है राजनीति, एक होती है कूटनीति। कौटिल्य जो थे वो कूटनीति के माहिर थे, राजनीति की तो थे ही थे। अब कूटनीति में ये होती है, मैं बताऊं आपको, जो मेरा एनालिसिस है, मुझ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कहां से, मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं कि जो संबंध इजराइल और इस सरकार के बीच में भारत की बने हैं, इजराइल ने हमास के हमलों का जवाब देते हुए तुरंत भारत सरकार को इन्फॉर्म किया, और भारत सरकार और इजराइल के बीच में एक स्ट्रेटेजी भी तय हो गई होगी। भाई परसों ही तो हुआ है यूएन के अंदर,
जी 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 जी। और कल सीज फायर हो गया। जी तो जी, जो इंटरनल बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी कूटनीति होती है कि हमारे एनएसए जो हैं, हमारे एनएसए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे भारत के इंटरेस्ट से या किसी के प्रभाव में आकर के। ये होता तो लेफ्टिस्टों के प्रभाव में चीन के आगे भी घुटने टेक दिए गए होते, और चीन का साथ दे रहे थे ये जिहादी लोग कई जो है यहाँ के पूरे उसके अंदर। हर कोई ये जानता था कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं में कन्वर्ट होगा। हमास ने किया, इन्होंने हमास को जितना इजराइल ने ठोकना था उतना ठोक करके उसने रोक लिया अपने आप। कुल मिलाकर के इजराइल ने डिक्लेयर किया ना, और कुल मिलाकर के 212 हमास के आतंकी मारे गए हैं और 12 कुल मिलाकर के इजरायली मारे गए हैं। इसका मतलब यह है कि कपिल साहब, आप जो बात कह रहे हैं, ये सवाल, मैं जो बात आप कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता था कि आप भी कहेंगे, क्योंकि आपकी एक अलग ऑडियंस है। ये सवाल बार बार लोग कहते थे, मैं तब भी कहता था कि भाई कुछ बातें पब्लिक में नहीं कही जाती हैं, पब्लिक में कोई स्टेटमेंट नहीं दिए जाते। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, चीन गलवान से क्यों लौट गया? भाई आजकल दिक्कत ये हो गई है कि हर कोई आदमी जिसने ना चीन का इतिहास पढ़ा हो, ना चीन के इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हो, वो भी टीवी के आके ऊपर चाइना एक्सपर्ट है, वो कोविड एक्सपर्ट भी है, वो इजराइल एक्सपर्ट भी है, तो चीनी भी खाना छोड़ दिया जिसने, ठीक है ना। तो 20 रीजन हो सकते हैं। तो देखिए मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, मैं किसी संगठन से संबंध नहीं रखता, लेकिन हाँ मैं एक राष्ट्रवादी हूं। मैंने अपने ट्विटर पे भी लिखा हुआ है डिटरमिन्ड नेशनलिस्ट, और मैं प्रधानमंत्री मोदी को क्यों सपोर्ट करता हूं? मुझे कुछ मिलना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, लेकिन यहां पहली बार एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है आकर के जो झोला लेकर के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आया है, जिसको करप्शन के ऊपर अपने लिए पैसा नहीं करना। एक ऐसा आदमी आया है जिसने पहली बार, मैं ये जितने लोग चिल्लाते हैं ना, ये कितना विदेशों में गए हैं और इन्होंने विदेशों में देखा है कि भारतीयों की क्या स्थिति थी भारत में और आज भारतीयों की क्या स्थिति है। एब्सोल्युटली। मैं भी पहली बार गया था 2002 के अंदर बाहर, तब से और आज तक मैंने भी अंतर देखा है कि हमारी तरफ ही बात करने में विदेशियों का कैसे अंतर हो गया है बात करने के अंदर, और जिस तरीके से भारत खड़ा हो रहा है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं। जो उन्होंने जवाब दिया, बताइए, जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद में वो किया अपना बालाकोट, और फिर करेंगे मौका आएगा। ये चाहते हैं कि बालाकोट किया था तो हमने पहले डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि तुम बालाकोट क्यों नहीं करने जा रहे? तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमें बताया क्यों नहीं? सब कुछ इनसे पूछ करके इन्हें बता के किया जाए। नहीं, इनको बता देते, ये मनीशंकर को भेज देते कागज लेके वहां पे ISI के पास। नहीं, भेजना तो बहुत दूर की बात है, फौरन व्हाट्सएप कर देते। तो इसलिए मेरा अपने साथियों से एक बात कहने की है कि देखिए, मुझे इस समय 2 लोगों पे अपनी सरकार में बहुत विश्वास है, और किसी पे होना हो, 2 लोगों पे मुझे बहुत विश्वास है। एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और दूसरा अजीत डोभाल NSA। ये मत भूलिए। नहीं, उसमें एक बात का तो पूरा कैरियर जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स के अधीन रहा है। सर मैं एक चीज इसलिए आपकी बात को कह रहा हूं क्योंकि हजारों लोग सुन रहे हैं आपको। देश में पहले शख्स हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, जो अजीत डोभाल को आज से नहीं जानते, एक लंबे वक्त से जानते हैं, और बहुत सारी चीजें पब्लिक में नहीं कही जाती। मैं ही जानता हूं कपिल साहब को, मैं दिल्ली आया भी नहीं था तब से जानता हूं, और कपिल साहब कितनी खामोशी से चीजों को जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैंने आज आपको बुलाया क्योंकि आप भले ही नाम न लें, लेकिन आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जिसे आप अनऑफिशियल कह रहे हैं, वही ऑफिशियल है, मुझे पता है ये बात। इसलिए मैं चाहता था कि आप वो बात नहीं, मैं जानता हूं, मेरी ऑप्शन नहीं भूपेंद्र भाई, मैं एनालिसिस करता हूं। नहीं, वो एनालिसिस का मुझे मालूम है कि वो एनालिसिस के पीछे जो बेसिस हैं, उसमें आपके पास वो प्योर बात है जो आज आपने आखिर में कहा कि आप 2 लोगों पे यकीन करते हैं, उसमें से एक से आपकी जो ताल्लुकात हैं
और उसकी वजह से आप बातचीत में बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि आज दो चीज आपने वादे कर दी, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग भी, मुझसे भी आज भी फोन अमेरिका से आया, मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री को क्या समझते हैं आप, कहीं वो गाली गलौज करने लगेगा क्या, वो भी कहेगा मारो डंडा फेंको। ऐसा नहीं होता है भाई। प्राइम मिनिस्टर 150 करोड़ का है, दुनिया की बड़ी पावर है, क्या जवाब देना है, कितना जवाब देना है, उसके बावजूद। लेकिन आज आपने क्लियर कर दिया कि जो जवाब दिया जाना था वो दे दिया गया, सही तरह मैसेज पहुंचा दिया गया। उन संबंधों में कहीं कोई वो नहीं है, ये जो कागजी और पब्लिक में डिबेट होती है या स्टेटमेंट होते हैं, वो डिप्लोमेसी में नहीं होते, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। देखिए, सरकारें जो आपस में हैं, ये इनके जो तालमेल होते हैं आपस में, मुझे एक बात बताइए, वो कहा गया था ट्रंप चला जाएगा तो पता नहीं अमेरिका की पॉलिसी में क्या चेंज आ जाएगा, चीन को लेकर के, भारत को लेकर के क्या चेंज आ जाएगा पता नहीं। भाई, अपनी इलेक्टोरेट को, वोटर को सेटिस्फाई करके वोट लेना एक अलग चीज है, और नेशनल पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट। मुझे एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, मुझे याद आ गया। जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी सन 77 में, तो मोरारजी देसाई ने एक बहुत ओपन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था, आप अखबारों में देख सकते हैं उस समय, कि जनता पार्टी पावर में आ गई तो सोवियत रूस भारत के साथ जो उसकी संधि है, वो संधि अपने आप खत्म कर देगा। और आपको मालूम है, पहला राष्ट्र जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में मोरारजी देसाई ने विजिट किया, वो सोवियत रूस। तो इसलिए भाई लोगों, हम और आप सारे एक्सपर्ट नहीं है इन चीजों पे। टीवी पे बैठ के एनालिसिस, तकबंदी करनी, लगाना बहुत आसान है। मेरा अपना एनालिसिस है चीन के बारे में कि चीन गलवान से क्यों गया। अब मैं बता देता हूं आपको प्लीज। चीन ने, जो मैंने पहले बात तो बताई कैसे वेस्टर्न पावर्स ने इसे खड़ा किया, ये जो वुहान की लैब है ना, ये सारी पश्चिमी ताकतों ने बनवाई है, और वहां जो साइंटिस्ट इस काम को कर रहे थे वो चीन, वो सेना के माध्यम से दुनिया के ऊपर अधिकार नहीं कर सकते। आपका जो पूरा सेंटेंस है, वो आपका पूरा सेंटेंस नहीं आया है। आपने कहा कि जो चीन में जो काम कर रहे थे, फिर उसके बाद से पूरा सेंटेंस नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हैं कि चीन के जो लैब में काम कर रहे थे वो सब वेस्टर्न पावर के लोग हैं? आपकी आवाज चली गई है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर कपिल कुमार से हमारा संपर्क जी आ रही है? अब आ रही है। बस हाँ, मैं आखिरी बात जो कह रहा था, जी, चीन ये जानता है कि चाहे कितनी भी बड़ी वो अपने आप को शक्तिशाली सेना बना ले, वो दुनिया को नहीं जीत सकता। और उसका ये एनालिसिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एनालिसिस के बाद में है कि हिटलर ने आपको कितना तकड़ा कर लिया था, जापान ने अपने को कितना तकड़ा कर लिया था, विश्व नहीं जीत पाया। तो विश्व पे वर्चस्व जमाने के लिए उसने जो तरीके अपनाए, उनमें पहला तरीका तो ये था कि वो आज कम्युनिस्ट अपने को कहता है और दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन गया है, इकोनॉमिक पावर बना कि देशों को पैसा उधार दो और उन्हें कंट्रोल करो। पहला अस्त्र तो उसने ये अपनाया। लेकिन हुआ ये कि ये अस्त्र उसका फेल होने लग गया, और उसके फेल होने के अंदर भारत का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जो पिछले कुछ सालों में 10-15 सालों के अंदर भारत की इकोनॉमी ऊपर उठी है, और वेस्टर्न पावर्स भी एक चीन को नहीं झेल पा रहे, तो अगर भारत की इकोनॉमी ऊपर उठ जाएगी तो भारत को कहां से झेलेंगे? ये ध्यान दे लोग इस बात को। तो चीन ने जो जैविक हथियार बनाने शुरू किए, इन जैविक हथियारों को बनाते हुए इसके जो साइंटिस्ट थे, वो केवल जैविक हथियार ही नहीं बना रहे थे, बल्कि उनकी तोड़ भी और उनका क्या क्या आगे इंपैक्ट हो सकता है वो भी स्टडी कर रहे थे। ये जो आज ब्लैक फंगस फैल रही है ना, ये मैंने 15 दिन पहले कहा था कि ये इंपैक्ट है उसी का।
क्योंकि आप जब उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपने उसका एक्सपेरिमेंट डायबिटिक वाले पे भी किया होगा, हार्ट अटैक वाले पे भी किया होगा। वहां तो आदमियों को गिनी पिग्स की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और चीन ने क्या किया इस समय, सबसे ऊंचा खेल जो चीन ने खेला, मैंने पहले दिन चैनल पे ये कहा था टीवी 9 पे बोलते हुए कि लद्दाख में लड़ाई नहीं होगी, साउथ चाइना में लड़ाई नहीं होगी, ये सिर्फ टीथ शोइंग है। और मुझसे जनरल अस्ताना साहब ने पूछा भी था कि कपिल साहब आपने एनालिसिस दे दिया, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने पूरा एनालिसिस दिया। चीन ने क्या खेल खेला कि उसने ये दिखा के कि मेरे हवाई जहाज जापान की तरफ जा रहे हैं, ताइवान की तरफ जा रहे हैं, मेरा जहाजी बेड़ा इंडियन ओशन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, सारी दुनिया लग गई। चीन से तीसरा युद्ध हो जा रहा है, विश्व युद्ध होने जा रहा है। अब बड़े आराम से चीन ने उस हिस्टीरिया का इस्तेमाल करके पहले वो नॉर्थ कोरिया वाला चुपचाप इस जैविक अधिकार को जैविक शस्त्र को दुनिया के अंदर छोड़ दिया और फिर आराम से वापस आके साउथ चाइना सी से भी वापस बैठ गया, गलवान से भी बैठ गया। अब ना जापान के ऊपर हवाई जहाज भेज रहा है, ना फार्मोसा के ऊपर हवाई जहाज। मेरे इस एनालिसिस को भी सुन लीजिए। मैं कोई जोशी नहीं हूं, लेकिन एक सोशल साइंटिस्ट के नाते इतिहास का हमें फायदा तब है जब हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करें कि हमारा वर्तमान कैसे उभरा है और वर्तमान से उसके इतिहास की तुलना करके फिर हम देखें कि क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान नहीं जागेगा, हिंदुस्तानी नहीं जागेगा, हिंदू नहीं जागेगा, तो 10 साल जो होगा इस देश के अंदर वो उससे लिखवा के रख लीजिए। आज आपको लिख के दे, 10 साल बाद मेरा पर्चा खोल के देख लीजिए जो हो रहा है इस देश में। प्रजातंत्र के नाम पे, प्रजातंत्र के सारे स्वतंत्रताओं को, अधिकारों को, उन सबका एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना देश को खत्म करने के लिए, ये यहाँ के अराजकतावादी, लेफ्टिस्ट और जिहादी मिलकर करते हैं। इन लोगों को लिंचिंग दिखाई दे जाती है, इन लोगों को हजारों कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालना वहां से नहीं दिखाई देता। इन लोगों को बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो नहीं दिखाई देती। तब ये शतरमुर्ग की तरीके से बैठ जाते हैं। तो ये क्या है? क्या इनकी आंखें नहीं है? क्या कान नहीं है? क्या पढ़ना लिखना नहीं जानते? बड़े बड़े अवार्ड वापस किए हैं। तो इसको मासूमियत में मत लीजिए कि मासूमियत में हो रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड मूव्स हैं पूरी की पूरी। अरे भाई, आज अब क्यों ये सिद्धू बॉर्डर से भाग गए सारे के सारे? ये प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये स्वरा भास्कर, ये सारे आज क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं वहां पे किसानों के बीच में बैठे हुए? अपना काम करके चले गए। अब कोविड फैल गया तो अपने यहाँ इसी कमरे में बैठे हैं। इनको समझिए। और यहां हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी कि जो अरुंधति रॉय बाहर जाके बकवास करती है और बोलती है, भाई उसका पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल करते? आप अपने पासपोर्ट में इसकी सरकार आप पे शर्त लगाती है कि ये वीजा, दूसरे देश की सरकार ये शर्त लगाती है वीजा देते हुए कि ये आपका टूरिस्ट वीजा है, ये आपका कॉन्फ्रेंस में जाने का वीजा है, ये आपका हेल्थ में जाने का वीजा है, इलाज कराने का, ये आपका रिश्तेदारों को मिलने का वीजा है, या ये पिलग्रिमेज पे जाने का वीजा है। भाई साहब, आप ये कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते कि जो वीजा आप लेके फॉरेन कंट्री का गए हैं, अगर उस वीजे से हट के बाहर वहां पे आप दूसरा काम करते हैं तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तब दूसरा देश आपको वापस भेज सकता है।
अगर आप टूरिस्ट वीजा लेके जाते हैं और वहां राजनीतिक रैली में हिस्सा लेते हैं तो वो आपको डिपोर्ट कर सकता है। तो जब ये आदमी उसका वायलेशन कर रहा है तो आप उस आदमी का पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल कर सकते जिसने कि वीजा एक काम के लिए लिया और वहां जाके दूसरा काम किया। दूसरा, हमें लड़ने के तरीके बदलने होंगे। मैंने 6 साल से एक बात कही थी, आज मैं ओपनली कह रहा हूं उस बात कि जहां जहां ये जाके बोलते हैं ये बुलाया जाता है। आपकी पूरा सेंटेंस गायब हो गया सर, आप क्या कह रहे पता नहीं चला। इन अराजकतावादियों को, मैंने एक बात कही थी आज से 6 साल पहले से मैं कह रहा हूं, आज मैं खुल के पब्लिकली कह रहा हूं उस बात जी कि हमारी देते हैं जाके जहां इन्हें ISI के या चीनी पैसे पे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और वो सब बुलवा के भाषण दिलवाती हैं। आज हमको इस देश में अब तक एक ऐसा ग्रुप खड़ा कर देना चाहिए था जो तुरंत उन देशों में जाकर के इनका वहां पे जवाब दे। हमारा प्रवासी भारतीय आपके साथ खड़ा होगा इसके अंदर। ये इतने महात्मा गांधी सेंटर बना रखे हैं कल्चर के, वो क्या सिर्फ तबला बजाने और डांस कराने के लिए रह गए हैं? उनका जवाब देना पड़ेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्र के लिए। मुझे कोई घूमने का शौक नहीं है, मैं 44 कंट्री घूमा हूं। किर्क मिंगलू है वेस्ट इंडीज से, ट्रेडर्स। मेरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू लिया उन्होंने उस समय कश्मीर के ऊपर। बोले कपिल वी वांट द इंडियन वर्जन, हमको जो कुछ मिलता है यहाँ पे वो BBC का या न्यूयॉर्क का मिलता है। और हमें ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। माफ कीजिए, आप तो रहे हैं उसमें कि हमारा मानसिकता ये है कि BBC ने या CNN ने ये रिपोर्ट कर दी तो पता नहीं वो खुदा होगा, उनकी रिपोर्टिंग सबसे सही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये मैंने तो एक जवाब दिया था विदेशी, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है विदेशी पत्रकारिता को कश्मीर के ऊपर जवाब देते हुए। छोटा वीडियो है, 10-12 मिनट का, मैंने बना के दिया था। 7-8 मिनट का ये मैंने बना करके दिया था। हम गुलामी मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते। बाहर ट्विटर ने ये कह दिया, ट्विटर ने वो कह दिया, ट्विटर ने वो बंद कर दिया। अरे जो इस देश में आज ट्विटर को अपना खुदा बना रहे हैं, भगवान बना रहे हैं, अगर ये मानसिकता है हिंदुस्तानियों की, पुष्पेंद्र जी अफसोस आज क्या होता है कि 44 साल इतिहास पढ़ा की हिंदुस्तान क्यों गुलाम हुआ। कभी ये सोचा भी नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर फिर उन चीजों को देखेंगे होते हुए जिनकी वजह से हिंदुस्तानी गुलाम हुए थे और जिनकी वजह से आज हम पीड़ित हुए थे और शोषित। प्रोफेसर कपिल कुमार, आपने अपनी बात रखी और पूरी बातचीत में आपने हिंदुस्तान की बहुत सारी चीजें बताई और आज का प्रदर्शन भी बताया और देश के अंदर और देश के बाहर, जिसके लिए बार बार कहा जाता है थर्ड फ्रंट, उस थर्ड फ्रंट के कई सारे डायमेंशंस को आपने बताया। भारत सरकार का जो मौकिफ है इजराइल के ऊपर, वो भी साफ साफ आपने बताया और आपने ये भी देश को भरोसा दिलाया कि अगर राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होंगी, इकट्ठी होंगी, तो दुनिया भर में जो भारत राष्ट्र के खिलाफ प्रचार और प्रसार करते हैं, वहां जाके गालियां देते हैं, उनको काउंटर करने के लिए सरकार के पास जितने भी अपने ऑपरेटर्स हैं उसको ऑन करना होगा और उनको काउंटर कराना होगा और आज अपनी रणनीति 2021 के भारत में बदलनी होगी। मैं समझता हूं कि बहुत खूबसूरती से आपने तमाम सारी बातें की, अपना बड़ा बहुमूल्य समय निकाला। एक सेंटेंस और बोलूं जी, बोलिए। ये जो टूल किट आए हैं ना, उन्होंने तो बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम दिया है उसमें, और मैं सिर्फ एक लाइन का कार्यक्रम दे रहा हूं अपने दोस्तों जी, एक लाइन का, कि जितने राष्ट्रवादी हो और कुछ मत करो भैया, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए इनको धुंधो सोशल मीडिया के ऊपर, बस और कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू वेरी मच, यू गिवन ए वंडरफुल एनलाइटन अस। और क्या आपने पूरा उसको हिस्टोरी से और फिर इंटरनेशनल और फिर भारत और फिर JNU, फिर वामपंथी, फिर जिहादी गठजोड़, मैं समझता हूं कि आपने मतलब
इतना मटेरियल लिख दिया कि किताब लिखी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। टेक केयर सर, टेक केयर।